I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 8 in EVS and our chapter name is Shelter for Everyone. So let's get started our chapter now. A shelter protect us from heat, cold, rain, snow, wind and thieves. देखिए, एक तो हमारा घर होता है, शेल्टर हमारे आवास को बोल देते हैं, आवास या आश्रय को कहा जाता है, एक ऐसी जगह जहां पर हम नॉर्मली रहते हैं। एक जो शेल्टर होता है हमें गर्मी से, धूप से, बारिश से, हवा से, चोरों से, इन सभी से हमें सेफ रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है और ये हमें जितने भी सारे खतरे होते हैं उन सभी से भी बचा कर रखता है। हमारा जो घर होता है वो ही हमारा शेल्टर होता है, आवास होता है। हम अपने घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं, हमारे घर में हमें आराम मिलता है और हम शांति पूर्वक रहते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। लोग जो हैं अलग अलग तरीके के घरों को बनाते हैं जो कि इन कारकों पर निर्भर करता है कि लोग किस प्रकार के घर बनाएंगे। पहला, लोकेशन एंड क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, उस जगह की लोकेशन कैसी है और वहाँ का प्लेस यानी कि जगह कैसी है वहाँ की, और वहाँ का क्लाइमेट यानी कि मौसम कैसा है। बिल्डिंग मटेरियल अवेलेबल, यानी कि वहाँ पर घर बनाने के लिए किस तरीके का मटेरियल अवेलेबल है। दूसरा, बजट एंड इकोनॉमिक स्टेटस, अपने बजट के अनुसार और अपनी इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग लोग घर बनाते हैं। हाउसेज इन डिफरेंट प्लेसेस, अब बात करते हैं। वी फाइंड दैट हाउस इन डिफरेंट प्लेसेस डिफर इन स्ट्रक्चर एंड द मटेरियल यूज्ड टू बिल्ड देम। हमने ये पाया है कि जो घर होते हैं अलग अलग जगहों पे वो स्ट्रक्चर भी उनका अलग होता है और मटेरियल भी उनका अलग अलग पाया जाता है जो उनको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। द स्ट्रक्चर एंड द चॉइस ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, जो स्ट्रक्चर होगा, घर का जो ढांचा होगा और किस तरीके का कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा घर में, वो इन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला, क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि वहाँ की जलवायु परिस्थिति किस प्रकार की है। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन घर बनाने के लिए किस तरीके का मटेरियल अवेलेबल है उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। इंडिविजुअल चॉइस ऑफ फैमिली एंड कल्चर ऑफ द सोसाइटी, अब हर किसी की अपनी एक चॉइस होती है फैमिली की और सोसाइटी का कल्चर कैसा है वहाँ का, इस बात पर भी डिपेंड करेगा। वहाँ पर किस तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कहने का मतलब है वहाँ पर पैसा और लेबर और वहाँ पे आइडियाज़ किस तरीके के हैं, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लोकेशन एंड क्लाइमेट। लोकेशन, वहाँ की स्थिति कैसी है और वहाँ की जलवायु कैसी है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा मुख्यतः प्रभावित करते हैं घर का डिज़ाइन कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा। इन हॉट प्लेसेस, जो गर्म स्थान होते हैं वहाँ पर घर जो होते हैं अक्सर उनमें जो दीवारें होती हैं वो मोटी बनाई जाती हैं, थिक होती हैं काफ़ी, और जो सीलिंग, जो छत होती है और जो फ्लैट रूफ होती हैं वहाँ की वो भी काफ़ी ऊंची होती हैं। ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती हैं, थिक वॉल्स होती हैं जो कि घर को ठंडा रखने में हेल्प करती हैं। सम पीपल स्लीप ऑन द रूफ एट नाइट, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गर्मी के मौसम में रात को छत पर सोना भी पसंद करते हैं। इन कोल्ड प्लेसेस, अब जो ठंडे स्थान होते हैं, ठंडी जगह होती हैं, जैसे कि पहाड़ी और उसमें घाटियों की बात करें तो वहाँ पर जो घर होते हैं वो लकड़ी के बनाए जाते हैं, जिनकी जो छतें होती हैं वो ढलान वाली होती हैं, ढलान वाली छत बनाई जाती हैं। वो इसीलिए क्योंकि ये जो ऐसी जगह होती है इनमें काफ़ी सारी बारिश भी आती है, काफ़ी बर्फ़ भी आती है, जिसकी वजह से उनकी जो ढलान वाली छत होती है उन पे से बर्फ़ और पानी का कोई असर खास उस पर पड़ेगा नहीं, वो वहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगी। Thus the houses do not become cold and damp, और ये जो घर होते हैं बहुत ज़्यादा ठंडे भी नहीं होते और डैम्प भी नहीं होते। Some houses also have fireplaces to keep them warm, और कुछ घर ऐसे भी होते हैं जिसमें फायरप्लेस, आग वाली स्पेस भी होता है और जो कि उनको गर्म रखने में हेल्प करता है। आर्कटिक रीजन्स जो हैं जहाँ पर ज़मीन काफ़ी बर्फ़ से ढकी हुई रहती है, वहाँ पर एस्किमोज जो होते हैं, एस्किमो यानी कि जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो बर्फ का घर बनाते हैं जिनको हम इग्लू कहते हैं। बर्फ से बनने वाले घर को इग्लू कहा जाता है जो काफ़ी ठंडे जगहों पे बनाए जाते हैं। इनकी जो दीवारें होती हैं और जो फर्श होता है वो फर से और एनिमल्स की स्किन से ढका हुआ रहता है जो कि उन घरों को गर्म रखने में हेल्पफुल होती हैं चीज़ें। अब जहाँ पर काफ़ी बारिश आती है, यहाँ जहाँ पे बहुत बाढ़ प्रभावित एरिया होता है वहाँ पर जो ज़मीन होती है वो काफ़ी मार्शी गीली होती है, तो इसलिए लोग जो होते हैं अपने घरों को पोल्स पर बनाते हैं। पोल्स यानी कि खंबे जो होते हैं वहाँ बनाते हैं। तो इस तरीके के हाउस जो होते हैं वो लकड़ी से बने होते हैं और इनको हम स्टिल्ट हाउस कहते हैं। ये जो घर होते हैं ये ग्राउंड से कुछ फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, तो जिससे जो लोग होते हैं वो
जो वहाँ पे मतलब पानी होता है उससे बचे रहते हैं और कीड़े मकोड़ों से और सांप से भी सेफ रहते हैं। द रूफ इज स्लोपिंग टू लेट द रेन वाटर स्लाइड डाउन ईजिली, और उनकी जो छतें होती हैं वो भी ढलान वाली बनाई जाती हैं कि अगर वहाँ पे बारिश भी आती है तो उस पर कोई खास प्रभाव पड़ेगा नहीं घर पे, वो पानी नीचे आसानी से स्लाइड होके आ जाएगा। बात करते हैं स्पेशल हाउसेस दैट कैन मूव। अब कुछ खास प्रकार के घर जो आसानी से मूव हो सकते हैं। लकड़ी के घर जो कि पानी में तैर सकते हैं, जिनको हम हाउस बोट कहते हैं। हाउस बोट को श्रीनगर में क्या कहा जाता है, शिकारा कहा जाता है, ठीक है। और कश्मीर में और श्रीनगर में डल झील में इस तरीके के काफ़ी देखने के लिए मिल जाते हैं। ये हाउस बोट ही होते हैं, इनको शिकारा कहते हैं। दे सर्व एज वेकेशन होम एंड आर यूज्ड फॉर टूरिज्म। और ये जो घर होते हैं ये वेकेशन होम के लिए तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं और इनको टूरिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। हांगकांग में और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे लोग इनमें परमानेंटली रहते हैं, जिनको हम संपन्स कहते हैं। कारवां एक हाउस होता है जो कि पहियों पर चलने वाला एक घर होता है। जो लोग यूरोप में रहते हैं वो कारवां का इस्तेमाल करते हैं जब वो कहीं बाहर जाते हैं पिकनिक के लिए कुछ दिनों के लिए, तो वो इन्हीं घरों में जाते हैं। और ये कारवां जो होता है एक कार के जरिए खींच के ले जाया जाता है, ठीक है। कार होती है, कार से पीछे कारवां अटैच रहता है, व्हील्स रहते हैं इसके नीचे बेसिकली, और ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। टेंट जो होते हैं फोल्डिंग हाउस होते हैं, इनको घर को हम फोल्ड करके भी रख सकते हैं, जो कपड़े से बना हुआ होता है, जिसको हम कैनवास भी कहते हैं। टेंट कैन बी पुट अप एंड फोल्ड इजीली। टेंट जो होते हैं आसानी से उनको उठाकर कहीं भी ले जाया जा सकता है और फोल्ड करके रखा जा सकता है। टेंट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जो माउंटेनर्स होते हैं, पर्वतारोही हो गए, स्काउट हो गए, कैंपर्स हो गए, जिप्सीज हो गए, ये सभी टेंट में रहते हैं। द टेंट ऑफ वैंडरिंग पीपल ऑफ मंगोलिया कॉल्ड यर्ट आर वेरी स्टर्डी। और जो काफ़ी जो घूमने फिरने वाले जो लोग होते हैं मंगोलिया के, उनको यर्ट्स कहते हैं, ठीक है, जो काफ़ी स्टर्डी भी होते हैं। दीज आर राउंड टेंट फुली कवर्ड फ्रॉम साइड ऑफ द रूफ। ये जो राउंड टेंट होते हैं पूरी तरीके से ढके रहते हैं चारों तरफ से और इनकी छतें भी कवर्ड रहती हैं। बात करते हैं लिविंग टुगेदर, यानी कि एक साथ रहना। ह्यूमन बीइंग जो है ये सोशल एनिमल है, हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और हम सभी को एक साथ रहना पसंद है। यू गेट बोर्ड इफ़ यू हैव टू सिट अलोन फॉर सम टाइम। आप बोर हो जाओगे अगर आपको कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया जाए तो इसलिए हम बातचीत करते हैं, अपने आइडिया शेयर करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं जब हम सभी साथ में रहते हैं। इफ़ देयर इज़ ए प्रॉब्लम वी फाइंड इट सोल्यूशन बाय शेयरिंग आइडियाज़। अगर हम किसी मुसीबत में भी होते हैं तो हम उस मुसीबत का समाधान भी ढूंढ लेते हैं अगर हम सभी लोग एक साथ होते हैं तो। वी फील बेटर व्हेन यू शेयर योर वरी विद समवन। आप बहुत ही बेहतर महसूस करते हो जब आप अपनी परेशानी किसी के साथ में शेयर कर लेते हो। एक साथ रहना ये एक सिक्योरिटी का सेंस भी डेवलप होता है इससे, ठीक है, सुरक्षा का भाव भी होता है और साथ में हम किसी भी खतरे से हम लड़ सकते हैं, किसी भी खतरे के खिलाफ। अलग अलग लोग जो हैं समुदाय में रहते हैं ये काफ़ी स्पेशल होते हैं अलग अलग चीज़ें करने के लिए। दिस हेल्प अस टू शेयर अवर वर्क, और ऐसा करने से हम अपने काम को बांट सकते हैं। वी टेक द हेल्प ऑफ वन अनदर, एक दूसरे की सहायता भी ले सकते हैं। ऑल ऑफ अस मैनेज अवर वर्क कंफर्टेबली, और हम सभी लोग मिलकर अपना काम आसानी से बांटकर कंफर्टेबली अपने काम को कर सकते हैं। वी हैव कम्युनिटी हॉस्पिटल्स, हमारे पास में सामुदायिक अस्पताल भी होते हैं, पोस्ट ऑफिस डाकघर भी होते हैं, पुलिस स्टेशन भी होते हैं, फायर स्टेशन भी होते हैं। ये सारी हमारी मुख्य रूप से पाई जाने वाली कुछ सुविधाएं हैं जो कि हमारे कन्वेंस के लिए, सुविधा के लिए ही बनाई गई हैं, डेवलप की गई हैं। तो इसी तरीके से एक समुदाय में रहने से हम क्या मिलती है, हमें शिक्षा मिलने में, एक रोजगार मिलने में और एक लाइफ पार्टनर मिलने में और एक आरामदायक जिंदगी जीने में हमें काफ़ी मदद मिल जाती है। हाउसेज इन ए कॉलोनी आर बिल्ट इन ए प्लान्ड वे। जो भी कॉलोनी में घर होते हैं वो अच्छे तरीके से, सोचे समझे तरीके से बनाए जाते हैं। ऑल द पीपल लिविंग इन द कॉलोनी हैव टू बिहेव एज रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। और जितने भी लोग एक कॉलोनी में रहते हैं उन सभी को ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए कि वो समुदाय के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, जिसकी वजह से एक आपसी सामंजस्य बना रहे लोगों के बीच में। अब बात करते हैं एनिमल्स दैट लिव टुगेदर, यानी कि जानवर जो साथ में रहते हैं। अब हमारी तरह जो कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे कि चींटी हो गई
और मधुमक्खी हो गई, दीमक हो गई और वास्प हो गई, ये सभी भी बड़े बड़े झुंडों में रहते हैं जिनको हम कॉलोनीज बोल देते हैं, ठीक है। और ये सोशल इंसेक्ट होते हैं, सामाजिक ये होते हैं जो कि काफ़ी सारे ग्रुप में रहते हैं, इस वजह से इनको सोशल इंसेक्ट कह दिया गया है। ये काफ़ी हजारों की संख्या में भी हो सकते हैं और मिलियंस की संख्या में भी हो सकते हैं एक कॉलोनी के अंदर। अब बात करते हैं एंट्स की। एंट्स यानी कि चींटियाँ। चींटियाँ जो होती हैं एक साथ मिलकर एक एंट हिल में रहती हैं और वो मिट्टी का इस्तेमाल करके और लकड़ियों का इस्तेमाल करके अपना सैंड हिल बनाती हैं, एंट हिल बनाती हैं। एक एंट हिल में बहुत सारे रूम्स होते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं एक टनल के जरिए। आंट्स जो होते हैं अपने रूम्स का इस्तेमाल करती हैं, उसमें अंडे देती हैं और साथ में उसमें अपना फूड स्टोर करके रखती हैं और वहाँ पर आराम भी करती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंट इन एवरी कॉलोनी। अब हर एक कॉलोनी में जो भी एंट्स होती हैं वो 3 तरीके की पाई जाती हैं। पहली क्वीन एंट होती है, रानी होती है, दूसरा मेल एंट और तीसरे वर्कर्स, ठीक है। देयर कैन बी 1 और मैनी क्वीन एंट्स। अब एक कॉलोनी में जरूरी नहीं है एक ही कोई क्वीन हो, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। विच ले एग्स, जो अंडे देती हैं। जो मेल एंट होते हैं वो क्वीन एंट की हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, और वर्कर एंट जो होती हैं वो शेल्टर डेवलप करती हैं और खाना ढूंढ के लाती हैं, और जो छोटे बेबीज होते हैं उनकी देखभाल करती हैं और दुश्मनों से लड़ाई करती हैं। अब जो क्वीन और मेल एंट होते हैं वो इजीली पहचाने जाते हैं अपने विंग्स के जरिए, अपने पंखों के जरिए। अब बात करते हैं सोशल बिहेवियर ऑफ आंट, यानी कि जो चींटियां होती हैं उनको सामाजिक व्यवहार। जो चींटियां होती हैं आपस में अपने एंटीने के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाती हैं। आंट जो होती हैं वो एक दूसरे को फॉलो करती हैं, लंबी लंबी लाइंस जो होती हैं, क्यू होती हैं, उनमें चलती हैं, वो एक दूसरे को फॉलो करके चलती हैं और वो एक केमिकल रिलीज करती हैं जिसको हम कहते हैं फेरोमोन्स। फेरोमोन्स एक केमिकल रिलीज होता है जो चींटियां रिलीज करती हैं और उसी को फॉलो करते हुए सभी पीछे पीछे चलते हैं। एंट ऑफ ईच कॉलोनी हैव ए डिफरेंट स्मेल, और हर एक कॉलोनी की जो एंट होती है उनकी अलग अलग स्मेल होती है, और उसी सेंट को स्मेल करके वो ये जान जाती हैं कि दूसरी एंट जो है उनकी कॉलोनी की है या नहीं है। बात करते हैं कॉलोनी ऑफ हनी बीज। जो मधुमक्खियां होती हैं उनकी कॉलोनी की बात करते हैं। एक कॉलोनी ऑफ हनी बी कैन हैव अबाउट 60,000 बी। जो एक मधुमक्खियों की जो कॉलोनी होती है उसमें लगभग 60,000 मधुमक्खियां पाई जाती हैं, और जो पूरी कॉलोनी होती है एक बी हाइव में रहती है, एक छत्ते में रहती है। और एक जो बी हाइव होता है हेक्सागोनल सेल से या चैम्बर से बना होता है जिसमें व्हाइट कलर का वैक्स और बी भरा हुआ होता है, वैक्स होता है। और एक जो सेल होता है हाइव में, इसको हनी कॉम्ब कहते हैं क्योंकि हनी से या वैक्स से भरा हुआ होता है। और ये जो चैम्बर्स होते हैं ये ऐसे साइज में होते हैं कि उनका कुछ पर्पस होता है, ठीक है। जो स्मॉल चैम्बर्स होते हैं वो इसलिए होते हैं कि जो फीमेल वर्कर्स होते हैं उनको रखने के लिए होते हैं, और जो बड़े वाले होते हैं वो मेल ड्रोन्स के लिए होते हैं। जो क्वीन चैम्बर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और उनके अंदर कॉम्ब होता है, शहद होता है काफ़ी सारा, और जिनमें हनी स्टोर होता है, पूरा शहद उसमें स्टोर होता है। और ये जो घर होता है जिसमें कि जो बीज वो होती हैं मधुमक्खियाँ वो बड़ी हो पाती हैं या फिर वो वहीं पे रहती हैं। तो ये था हमारा लेसन। अब इस लेसन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज ए शेल्टर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, स्नो, वाइंड एंड थीव्स। एक जो शेल्टर आश्रय होता है उससे हमें किस चीज़ से सुरक्षा मिलती है? गर्मी से, बारिश से, ठंड से, हवा से और चोरों से। जो स्ट्रक्चर होता है एंड द चॉइस ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स। देखिए घर का जो किस तरीके से घर बनाया जाएगा, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा और उसका कैसे चॉइस होगी मटेरियल की, ये सभी अलग अलग कारकों पर निर्भर करता है। जो भी एक जगह का क्लाइमेट होगा या लोकेशन होगी वो हाईली किससे प्रभावित होगी ज़्यादातर, कि वहाँ पे किस तरीके के घर और किस स्ट्रक्चर के घर वहाँ पर बने हुए होंगे। एक कारवा इज ए हाउस ऑन व्हील्स। जो एक कारवा होता है ये पहियों पर चलने वाला एक घर होता है। एंट्स लिव टुगेदर इन एन आंट हिल। जो सभी चींटियां होती हैं वो सभी मिलकर एक आंट हिल में रहती हैं। तो ये था हमारा लेसन एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।